हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशन थ्योरम, या इसको बोल देते हैं हम रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोनी थ्योरम भी इसको नाम दिया गया है, कोनी थ्योरम। इसमें हमें पढ़ना क्या है कि जैसे ये एक देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि इसको ऐसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, ऐसे अगर रोटेट कर दें कॉम्प्लेक्स नंबर को तो फिर क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी नया नंबर कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हमें सारा इसमें डिस्कस करना है। तो इसमें देखो केस फर्स्ट व्हेन रोटेशन अबाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम किसी भी नंबर को रोटेट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जैसे ये ओरिजिन है, ये एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट बी। अब ये ऐसे था, देखो जैसे ये पॉइंट यहाँ था, इसको ऐसे रोटेट यहाँ से हटा के ऐसे इधर रोटेट कर दिया ऐसे, तो ये यहाँ बन गया। और इनका मैग्नीट्यूड अभी क्या है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, यानी OA जो लेंथ है वो OB के इक्वल है। और इसको ऐसे रोटेट किया ऐसे इधर इस साइड में, तो ये एंगल हो गया अल्फा, इसको अल्फा बोल दिया। एक को कह दिया Z1 पॉइंट, बी को बोल दिया पॉइंट Z2, ये वाला एंगल है थीटा। OA इक्वल टू OB का मतलब ये डिस्टेंस है, O की A से और O की B से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो कुछ नहीं, OA ये वेक्टर था, OA वेक्टर बोल देते हैं, इसको ऐसे रोटेट करे ऐसे, ठीक है, थोड़े से हल्के एंगल से अल्फा से रोटेट कर दिया। तो OA रोटेट बाय एंगल अल्फा, देन OB अपीयर, यानी OB क्या आएगा, OB बनेगा उस केस में। OA को रोटेट कर दिया अल्फा एंगल से तो OB बना। अब देखिए अगर मैं Z1 को लिखूं तो Z1 की किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते थे किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब लिखते थे तो ऐसे लिखते थे Z1 का मैग्नीट्यूड और फिर e की पावर आयोटा उसका आर्गुमेंट क्या था, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, तो इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, तो ये तो क्या हो गया Z1। अब ऐसे ही अगर मैं लिखूं Z2 को, तो Z2 को लिखूं तो Z2 का आर्गुमेंट, फिर उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लिखूं या कह दो आर्गुमेंट ऑफ Z लिखूं मैं, तो कितना हो गया थीटा प्लस में अल्फा, यही होगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया Z2 का मैग्नीट्यूड e की पावर आयोटा थीटा प्लस में आयोटा अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा देखिए Z2 का मैग्नीट्यूड फिर e की पावर आयोटा थीटा इनटू में e की पावर आयोटा अल्फा, तो Z2 का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, तो यहाँ लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब e की आयोटा थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई Z1 अपॉन में Z1 का मैग्नीट्यूड और इनटू में e की पावर आयोटा अल्फा। अब आप देखिए क्योंकि OA इक्वल टू OB था, OA क्या हो गया, OA है Z1 का मैग्नीट्यूड, OB क्या है, OB है Z2 का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो Z2 इक्वल टू Z1 e की पावर आयोटा अल्फा, ये आ गया मेरे पास नया कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रोटेशन के बाद जो नंबर बना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो है Z2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर Z1 को अल्फा एंगल से रोटेट करें तो नया नंबर कैसे मिलेगा,
कि पुराने वाले नंबर को ई की आयोटा अल्फा उससे क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और इसी में देखिए कि इफ ओ ए नॉट इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी अगर इक्वल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी तो लिया है ओ ए और ओ बी इक्वल ना होने का क्या मतलब हुआ, इक्वल ना होने का मतलब ये हुआ जैसे ये तो था ए पॉइंट Z1, ये तो हो गया थीटा। ठीक है, इसको रोटेट किया और इसकी लेंथ भी बढ़ा दी, रोटेट भी कर दिया और लेंथ भी इसकी इंक्रीज कर दी, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, ये एंगल किससे रोटेट किया, अल्फा से रोटेट कर दिया, ये ओरिजिन है ओ। लेंथ बढ़ा दी चाहे कम कर दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि जरूरी नहीं इंक्रीज ही करी, लेंथ को डिक्रीज भी कर सकते हैं, बस क्या हुआ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया इस बार। तो अगर ऐसा है तब क्या लिखा जाएगा, तब लिखेंगे हम ये जो अभी निकाला ना हमने, देखिए तब ये कैंसिल नहीं होंगे, ये जो लिखा है ये हमने कैंसिल किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल जो करी, बस ये वाली टर्म क्या होगी, कैंसिल नहीं हो जाएगी, होगी इस केस में। तब लिखेंगे हम, उसी को भी लिख दिया मैंने, Z2 इक्वल टू, देखो क्या था, Z2 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 का मैग्नीट्यूड अपॉन में Z2 का मैग्नीट्यूड, और इधर Z1 अपॉन में Z1 का मैग्नीट्यूड और ई की आयोटा अल्फा। इसी को थोड़ा रीअरेंज करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, Z2 अपॉन में Z1 इक्वल टू Z2 का मैग्नीट्यूड अपॉन में Z1 का मैग्नीट्यूड और ई की पावर आयोटा अल्फा। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो ये वाली टर्म, ये जो टर्म है ये वाली पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा इसकी जगह। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखने का मेथड क्या होगा, जैसे एक चीज़ और, जब भी हम ऐसे एंगल लिखेंगे, ऐसे एंगल लिखा जाएगा इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लिखते हैं उसको पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, और जब भी एंगल ऐसे लिखा जाएगा क्लॉकवाइज तो उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, उसको हम नेगेटिव एज्यूम करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव में कंसिडर किया जाता है। अगर आपको याद हो जब पॉइंट इसमें था तो हम ऐसे एंगल लेते थे और उसको बोलते थे माइनस थीटा, हमने कहा था आर्गुमेंट नेगेटिव आएगा इस केस में, याद होगा आपको। तो अब देखिए याद रखने का यही मेथड है कि जैसे ये O है, ये A है, ये B है, और रोटेशन ऐसे हुआ इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये तो हुआ हमारा इनिशियल वेक्टर, ये हुआ हमारा फाइनल वेक्टर, और ये एंगल है थीटा कह दो या अल्फा कह दो, जैसे हमने यहाँ पर अल्फा ले रखा है तो इसको हम अल्फा बोल देते हैं। देखो यहाँ पर अल्फा लिख दिया, और इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन। तो याद है आपको ऐसे रखना है इसको कि फाइनल वेक्टर इसके डिवाइड में इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर अपॉन में इनिशियल वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेक्टर डिवाइड में इनिशियल वेक्टर, इस पूरे का मैग्नीट्यूड, और ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। और अगर ये एंगल ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तब तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये ही याद रखना है, इसी से ही सारे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उम्मीद करता हूँ ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखो ऐसे लिखा हो कि पहले ये पॉइंट था एक, तो जैसे ये था A, ये है B, इसको ये ओरिजिन है, ये OA को हम इधर ले आए, ऐसे OA को पहले OA था, OA को इस साइड में रोटेट कराया, ये एंगल जैसे सपोज इसको बोल दिया मैंने फाई, तो हम इसमें क्या लिखेंगे OB, क्योंकि अब फाइनल वेक्टर कौन है, OB वेक्टर। ठीक है, OB वेक्टर ये तो हो गया हमारा फाइनल वेक्टर, और ये वाला हो गया हमारा इनिशियल वेक्टर। तो OB वेक्टर इधर तो OB, इधर
ओ ए वेक्टर लिखेंगे और इधर ओ बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इधर ओ ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और ई की पावर आयोटा इस बार माइनस का फाई होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, तो ये तो कब है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है। रोटेशन थ्योरम है कब? रोटेशन अबाउट ओरिजिन। अब आता है केस सेकंड। अब देखिए केस सेकंड, रोटेशन अबाउट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस बार जरूरी नहीं है कि जैसे एक ये पॉइंट है ए बी, ठीक है, अब इस ए बी को, जैसे ये इतना ए बी है, यहाँ ए है, ये पॉइंट बी है, इसको ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कर दिया, यानी इसको यहाँ पर ले गए, ठीक है, सी पर। अब इसमें भी वही दोनों केस हो जाएंगे कि अगर, चलो सी को मैं एक बार में बता देता हूँ दोनों एक साथ ही, जब आर्गुमेंट चेंज हुआ हो, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ हो या नहीं हुआ हो। जैसे इतना कर दिया मैंने, थोड़ा सा लेंथ ही करें, ऐसे ये पॉइंट हो गया सी, इनके बीच का ये एंगल है थीटा और एंगल इस साइड में लिया मैंने, इसको बोल दिया मैंने, देखो Z1, ये Z1, ये Z2 और ये हो गया Z3। तो इस बार देखो AB की लेंथ जो है वो नॉट इक्वल टू AC की लेंथ तो इक्वल है नहीं। तो इसमें हम रोटेशन करने के बाद अब Z3 कैसे निकालें? तो इसमें देखिए मैंने क्या किया कि आप ये जानते हो, अभी अभी हमने जो पढ़ रखा है उसी का यूज कर रहे हैं, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर। ऊपर क्या ये पढ़ रखा है ना, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर, सेम यहाँ पर भी यही लॉजिक अप्लाई होगा। अब इसमें देखो एंगल इस बार हमने ऐसे कंसिडर किया है, तो इनिशियल वेक्टर तो कौन हो गया? इनिशियल वेक्टर तो कंसिडर किया जाएगा ए बी वेक्टर, ए से बी। तो ए बी क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ बी क्या होता है? Z2 है, ओ ए कितना है? Z1 है। सेम फाइनल वेक्टर की बात करूँ, अगर फाइनल वेक्टर किसको कंसिडर करेंगे इस बार? फाइनल वेक्टर कंसिडर किया जाएगा AC, ये नॉट इक्वल टू है AC वेक्टर, A से लेके C तक। लेंथ इक्वल नहीं है, देखो AC की लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये रोटेट होता तो ये यहीं जाता, यानी C यहाँ होना चाहिए था, लेकिन लेंथ अलग अलग है, इसलिए AB की लेंथ और AC की लेंथ आपस में इक्वल नहीं। AC को क्या लिखेंगे? OC माइनस OA। OC क्या हो गया? Z3, OA क्या हो गया? Z1। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करूं रोटेशन, तो देखो क्या लिखेंगे कि Z3 माइनस Z1, ये तो हो गया फाइनल वेक्टर, डिवाइड में इनिशियल Z2 माइनस Z1, इधर Z3 माइनस Z1 इसका मैग्नीट्यूड, डिवाइड में Z2 माइनस Z1 इसका मैग्नीट्यूड, और इनटू में e की पावर आयोटा अल्फा। तो ये हो गया हमारा, ये रोटेशन किस केस में? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उस केस में। हाँ, और अगर AB और AC की लेंथ अगर इक्वल है, इसी में देखो इफ AB की लेंथ इक्वल टू AC की लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम कि AB क्या था? AB था Z2 माइनस Z1, सॉरी AB था Z2 माइनस Z1। हाँ, इनिशियल वेक्टर तो था AB था Z2 माइनस Z1, फाइनल था Z3 माइनस Z1, ठीक है, Z2 माइनस Z1। इसको थोड़ा सा साफ लिखूँ ये वाला। तो देखो ये तो हो गया Z2 माइनस Z1 किसके इक्वलेंट? Z3 माइनस Z1 के इक्वलेंट। देन
तब ये क्या हो गया, तब ये हो गया Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इंटू में ई की पावर आयोटा अल्फा। यानी अगर सिंपल सी बात है, ये वाली टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट होगी उस केस में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यूज कैसे करेंगे, देखो ऐसे किया, जैसे एक ये और एक ये बीच में जैसे ये वाला है, ऐसे पाई/4 एंगल, ये हो गया Z0, ये हो गया Z1, ये हो गया Z2। अब ऐसे एंगल रोटेशन ऐसे है, तो ये तो है हमारा फाइनल वेक्टर, ये हमारा इनिशियल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर Z0 माइनस Z1 अपॉन में इनिशियल वेक्टर Z2 माइनस Z1, ठीक है, इक्वल टू Z0 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड डिवाइड में Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड और ई की पावर आयोटा। अब ये एंगल इधर वाला, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर लिखेंगे माइनस का पाई/4। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस पे रोटेशन थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर इज 2 प्लस में आयोटा, देन फाइंड इट्स अदर वर्टिसेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आता है, उस टाइम पर भी हम इसका रोटेशन ऑफ थ्योरम का यूज करके ही सोल्व करेंगे। तो देखो मैंने एक स्क्वायर बनाया ऐसे, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। देखो दिखने में हो सकता है आपको नहीं लगे कि ये ऐसा कैसा स्क्वायर बनाया सर आपने, तो ये मैंने ले लिया A, ये B, ये C, ये D। इसको मैंने एज्यूम कर लिया ये है 2 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको मैंने इसमें ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो हमें पता है कि इनके बीच में एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, पाई/2 होगा, ये वाला एंगल भी पाई/2 होगा। कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अब if vertex of a square is 2 plus iota, then find its other vertices। तो इसमें एक चीज और होनी चाहिए, और वो है ये भी इसे मेंशन करते हैं। देखो vertices if its center या सेंटर कहें या एज 0,0, जैसे ये कह दिया कि इसका सेंटर क्या है 0,0। ये वाला पॉइंट हमें पता है, यानी ये वाला पॉइंट है 0,0, या सेंटर एज ओरिजिन लिख दो, सेंटर एज ओरिजिन। जरूरी नहीं ओरिजिन को कुछ भी लिख सकते हैं, ओरिजिन की जगह जैसे 1,-1 ये भी हो सकता है। मैंने बिल्कुल बेसिक लिया, बेसिक। तो अब देखिए जैसे इसको बोल दिया O पॉइंट। अब इन ट्रायंगल OCB में मैं रोटेशन अगर अप्लाई करूं तो OC वेक्टर, ये तो हो गया, मैंने ऐसे कंसिडर किया ऐसे, ये OC वेक्टर, ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया OB वेक्टर, OC का मैग्नीट्यूड, OB का मैग्नीट्यूड, और इधर e की पावर आयोटा कितना, पाई/2। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डायगोनल की लेंथ तो इक्वल होगी। OC क्या हो जाएगा, देखो C को मैंने Z बोल दिया, इसको बोल दिया Z1, इसको बोल दिया Z2, इसको बोल दिया Z3। तो देखो OC हो गया Z1 माइनस 0, B क्या हो जाएगा
ओ बी हो गया 2 प्लस आयोटा माइनस 0 इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2, और ई की आयोटा पाई अपॉन 2 ये कितना होगा, ई की आयोटा पाई अपॉन 2 ये हो जाएगा कोस पाई अपॉन 2 प्लस में आयोटा साइन पाई अपॉन 2। कोस पाई बाई 2 0 आयोटा, यानी कितना हो गया आयोटा, तो इस पूरे की वैल्यू है आयोटा। तो Z1 अपॉन में 2 प्लस आयोटा, तो Z1 कितना हो गया देखो 2 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर, यानी -1 प्लस 2 आयोटा। तो पॉइंट सी मिल गया मेरे को। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1 प्लस में 2 आयोटा, ये हो गया पॉइंट सी। अब सेम देखो ऐसे ही इन ट्राइंगल DOC में, इन ट्राइंगल DOC में इसमें मैं रोटेशन थ्योरम लगाऊं तो देखो फाइनल वेक्टर, जैसे मैंने इस बार इसमें लिया ऐसे ये वाला, तो फाइनल वेक्टर तो हो गया मेरा OD, थोड़ा सा देखो फाइनल वेक्टर हो गया OD वेक्टर, इनिशियल वेक्टर हो गया OC वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही होगा, यहाँ पर भी ई की आयोटा पाई अपॉन 2। अब OD क्या हो गया Z2 माइनस 0, OC क्या हो गया O से लेके C तक, C ये रहा मेरे पास -1 प्लस 2 आयोटा फिर माइनस में 0, इधर ई की आयोटा पाई अपॉन 2 ये कितना होता है आयोटा। तो देखो क्या बना Z2 इक्वल टू माइनस का आयोटा प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया -2 माइनस आयोटा, तो यानी ये हो गया पॉइंट D, पॉइंट D ये है -2 माइनस आयोटा। सिमिलरली हम अब इसको भी निकाल सकते हैं, ए को, इसमें भी रोटेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब इस बार करते हैं देखो इस ट्राइंगल में OAB में कि इन ट्राइंगल OAB इसमें, तो अब ऐसे था देखो, यहाँ था A यहाँ था B, ये तो है A ये था B, ये B था 2 प्लस आयोटा। अब कैसे भी कर लो, जैसे ऐसे करें या ऐसे, चलो ऐसे कर लेते हैं इस बार, ये वाला एंगल है पाई अपॉन 2, ये ओरिजिन है ही। तो इस बार फाइनल वेक्टर कौन सा हुआ, फाइनल वेक्टर हो गया OA डिवाइड में इनिशियल वेक्टर OB, क्योंकि इस बार मैंने डायरेक्शन ऐसे ली है, तो इधर हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा पाई अपॉन 2, क्योंकि इस बार डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो O से लेके A तक इसको बोल दिया मैंने Z, या इसको हमने क्या बोल रखा था देखो Z3 बोला हुआ था ऑलरेडी, A है Z3, तो Z3 माइनस 0 OB 2 प्लस आयोटा माइनस 0 ई की पावर माइनस आयोटा पाई अपॉन 2, तो माइनस कोस पाई अपॉन 2 फिर माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन 2, तो यहाँ बन गया Z3 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू में माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस 2 आयोटा, ये हो गया Z3 का मतलब पॉइंट A हो गया 1 माइनस 2 आयोटा। इस टाइप से हमने सभी पॉइंट्स निकाल दिए। हालांकि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते तो इस पॉइंट के C के आने के बाद ही दोबारा रोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए कैसे, जैसे आपको ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, तो अब सेक्शन फार्मूला से यानी मिड पॉइंट फार्मूला, इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा, इससे निकाल सकते हैं। सेम ये वाला पता है, ये पता है, ये निकालना है, तो इन दोनों का, इसका और इसका मिड पॉइंट ये होगा, इससे भी आ जाएगा। यानी केवल और केवल ये वर्टेक्स मिल जाए, एक वर्टेक्स और मिल जाता तो मिड पॉइंट तो पता ही था डायगोनल का, तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके बाकी दो पॉइंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये पता है और ये पता, एक ही वर्टेक्स पता है और मिड पॉइंट पता है डायगोनल का, तब फिर बाकी पॉइंटों को निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम है विदाउट रोटेशन। चलिए, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट है कि इफ Z1, Z2 and Z3 are
vertices of an equilateral triangle, then prove that z1 square plus z2 square plus z3 square इक्वल टू z1 z2 प्लस में z2 z3 प्लस में z3 z1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो इसको सोल्व कर रहे हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, ये पॉइंट ले लिया मैंने A, ये पॉइंट ले लिया B, ये पॉइंट ले लिया C। ये वाला हो गया z1, ये वाला हो गया z2, ये वाला हो गया z3। हमें ये पता है कि ये एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल क्या है 60 डिग्री, कि वो इक्वलेटेड ट्रायंगल है। और ये भी पता है हमें कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तीनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो मैं रोटेशन अप्लाई करता हूँ इधर से ऐसे, इस एंगल को कंसिडर किया मैंने ऐसे, तो मेरा ये BC तो हो गया मेरा फाइनल वेक्टर। देखो नाउ मैंने इसमें रोटेशन अप्लाई किया कि BC यानी Z3 माइनस Z2, ये तो हो गया मेरा, सॉरी BC नहीं, AB होगा फाइनल। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए फाइनल वेक्टर है हमारा B से लेके A तक, यानी Z1 माइनस Z2 अपॉन में इनिशियल है Z3 माइनस Z2। इधर इनका मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की लेंथ 1 इक्वल है। e की पावर आयोटा, अब ये वाली डायरेक्शन है तो ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है, यानी e की पावर आयोटा पाई अपॉन 3। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। सेम ये मैंने इसमें लगाया, ऐसे ही मैं इसमें भी अप्लाई करूं, जैसे इसमें अप्लाई करूं ऐसे ये वाला। तो अब ये फाइनल होगी Z2 माइनस Z3। इनिशियल CA इनिशियल है, ये CA जो है ये वाली हमारी इनिशियल है। तो Z2 माइनस Z3 तो फाइनल, और Z1 माइनस Z3 और e की पावर आयोटा, इस बार क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन यही तो है, ऐसे घूम के यही तो आई है ऐसे। तो यहाँ पर भी e की पावर आयोटा पाई अपॉन 3, ये इक्वेशन 2। सॉरी यहाँ पर ये डायरेक्शन गलत है क्योंकि ये तो ऐसे आएगी ना, देखिए डायरेक्शन ऐसे आएगी, ये ऐसे घूम के ऐसे, जबकि ये डायरेक्शन क्या है, ये तो ऐसे आएगी और ये वाली ऐसे, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो अब दोनों को इक्वल कर दो, कुछ नहीं, देखो दोनों ही e की आयोटा पाई अपॉन 3 के हैं, दोनों ही किसके इक्वल है, e की पावर आयोटा पाई अपॉन 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों को क्या कर दें, हम इक्वल कर दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि जो प्रूव करना है ना, देखो उसमें आयोटा भी नहीं है, उसमें पाई अपॉन 3 वगैरह इस टाइप की कुछ चीज़ें नहीं है। हमें रिलेशन किस में बनाना है, Z1 Z2 Z3, केवल उसमें रिलेशन बनाना है। तो इसलिए e की आयोटा पाई अपॉन 3 को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बस दोनों को इक्वल कर दिया, Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 डिवाइड में Z1 माइनस Z3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Z1 माइनस Z2 इनटू में Z1 माइनस Z3, इधर Z2 माइनस Z3, इधर Z3 माइनस Z2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 को इससे किया तो Z1 का स्क्वायर माइनस Z1 Z3, फिर माइनस Z2 Z1, फिर प्लस में Z2 Z3। सेम इधर मल्टीप्लाई किया तो Z2 Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर, फिर माइनस Z3 का स्क्वायर, फिर प्लस में Z3 Z2। तो ये वाली टर्म तो इसको कैंसिल आउट कर गई। अब देखिए Z1 का स्क्वायर, फिर प्लस में Z2 का स्क्वायर, फिर प्लस में Z3 का स्क्वायर, यानी इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको इधर ले आए हम, दोनों इस साइड में ले आए। अब जो बचा इधर तो बचा Z2 Z3, इसको और इसको इन दोनों को उधर ले गए उस साइड में,
तो प्लस में Z1 Z3 प्लस में Z2 Z1। थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो देखिए Z1 स्क्वायर प्लस में Z2 स्क्वायर प्लस में Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2, लास्ट वाली टर्म को पहले लिखा Z1 Z2, फिर इस वाली टर्म को लिखा Z2 Z3, फिर प्लस में इस वाली टर्म को लिखा Z3 Z1। और यही वो है जो हमें प्रूव करना था। देखिए आप, यही प्रूव करना था हमको, और इसको हम एज ए रिजल्ट याद रखेंगे। इसको एज ए रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर Z1 Z2 Z3 किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं तो तीनों के स्क्वायर का सम उनके 2 टाइम्स मल्टीपल के सम के इक्वल होगा। 2 का मल्टीपल करें, 2 का मल्टीप्लाई किया और फिर उनका सम किया, तो वो जो आएगा वो किसके इक्वलेंट आएगा? उन्हीं तीनों के स्क्वायर के, इंडिविजुअल के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। चलिए अब और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए अब देखो, ये क्वेश्चन है एक स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कहा है कि Z1 Z2 Z3 ये 3 क्या है? वर्टिसेस हैं एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। और राइट एंगल कहाँ पर है? C पर है। तो ये प्रूव करना है हमें। देखो ये कैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B और इसको ये ऐसे, इसको बोल दिया मैंने C। ये एंगल है हमारा 90। तो इसका ये तो है Z1, B है Z2 और ये है Z3। अब इस एंगल को मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया, इससे मैं रोटेशन थ्योरम अप्लाई करता हूँ। देखो तो फाइनल वेक्टर कौन सा हो गया? जहाँ पे एरो जा रहा है ये फाइनल वेक्टर है, C से लेके A तक, CA ये है फाइनल वेक्टर हमारा, ठीक है। ऐसे ही C से B तक ये है हमारा इनिशियल वेक्टर। और CA को लिखूं अगर मैं CA क्या हो जाएगा? OA, ये वेक्टर OA माइनस OC और OA Z1 माइनस Z3। सेम CB वेक्टर क्या हो जाएगा? CB वेक्टर OB माइनस में OC और OB कितना है? Z2, OC कितना है? Z3। तो अब देखिए रोटेशन थ्योरम अप्लाई करें तो फाइनल वेक्टर लिखा पहले मैंने Z1 माइनस Z3 डिवाइड में Z2 माइनस Z3। यहाँ क्या लिखेंगे? इन दोनों का मैग्नीट्यूड, लेकिन आइसोसेल है, यानी ये और ये इक्वल है। इसका मतलब CA का मैग्नीट्यूड और CB का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो इधर वाली टर्म तो कैंसिल होगी। क्या आ गया? e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2, और ये होता है कोस पाई अपॉन 2 प्लस में आयोटा साइन पाई अपॉन 2। ये एज इट इज Z1 माइनस Z3 डिवाइड में Z2 माइनस Z3। ये हमें पता है 0 प्लस आयोटा हो गया, ये सेम एज इट इज। अब देखिए क्या बना? Z1 माइनस Z3 इक्वल टू आयोटा इंटू में Z2 माइनस Z3। अब आप देखिए जो प्रूव करना है उसको, जो प्रूव करना है ना उसमें देखो ध्यान से, आप कहीं पर भी आयोटा वगैरह कुछ नहीं है, सारा का सारा मैटर किस में? Z1 Z2 Z3। तो इसका आयोटा को एलिमिनेट करना होगा। और आयोटा को एलिमिनेट कैसे करें? सबसे आसान है, आयोटा को एलिमिनेट करने का मेथड क्या है? सबसे आसान, आप आयोटा का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइडों में। तो देखो Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, इधर आयोटा का स्क्वायर हो गया, इधर Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइडों में स्क्वायरिंग कर दी और ओपन किया तो Z1 स्क्वायर प्लस में Z3 स्क्वायर, फिर माइनस में 2 Z1 Z3, इधर माइनस Z2 का स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू Z2 Z3। तो देखिए जो प्रूव करना है ना उसमें राइट इस साइड में ये रहा, ये साइड में क्या है? ये वाला Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो इधर जो हम बनाएंगे ना वो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो इधर Z1 का स्क्वायर तो रखा
इस वाले को इधर ले आए तो Z2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बाकी सब को उधर ले गए हम, ये Z3 का स्क्वायर था, इधर जाके माइनस में 2 इंटू में Z3 का स्क्वायर, ये माइनस वाली टर्म इधर जाके प्लस की होगी 2 Z1 Z3, फिर प्लस में 2 Z2 Z3। अब इधर मैंने Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर दोनों साइडों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस में 2 Z1 Z2, फिर माइनस में 2 Z3 का स्क्वायर, माइनस में 2 Z1 Z2, फिर प्लस में 2 Z1 Z3, फिर प्लस में 2 Z2 Z3। तो इधर तो बन गया देखो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन आता है, देखो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में तो कॉमन नहीं है, तो हम इसमें और इसमें जिन दो को अंडरलाइन किया उनमें देखो कुछ कॉमन लें, तो 2Z3 कॉमन आया मेरे पास, 2Z3, तो क्या बचा, यहाँ तो बचा Z2, इसमें बच गया Z3। अब ये जो दो बच्चे ये वाले, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, देखो एक तो 2 कॉमन है और एक Z1 कॉमन है, तो Z3 माइनस Z2, तो 2Z3 Z2 माइनस Z3, फिर इसमें से माइनस का कॉमन ले लिया तो माइनस 2Z1, फिर Z2 माइनस Z3। अब देखो आप इस पूरे में से Z2 माइनस Z3, एक तो ये कॉमन आया और एक 2 कॉमन आया, तो क्या बचा Z3 माइनस Z1, और इधर है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ये वही आ गया जो हमें प्रूव करना है कि Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर 2Z1 माइनस Z3, तो 2 ये रहा Z1 माइनस Z3 इधर, फिर Z3 माइनस Z2, दोनों में से एक एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखो तो वही बन जाएगा, एग्जैक्ट वही बनेगा, Z1 माइनस Z3, फिर Z3 माइनस Z2, देखो Z1 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z2, यही था। अब कोई कहेगा कि सर इस क्वेश्चन को तो ऐसे किया और पिछले वाले को आपने दोनों से सेम वैल्यू निकाली, तो इसको भी वैसे कर सकते थे। देखिए कैसे, ये एंगल हमें पता है π/4 है, ये वाला एंगल π/4 है, तो आप रोटेशन इधर अप्लाई करो, इस पे ऐसे, इस पे एक बार, इस पे, तो दोनों से e की आयोटा π/4 आएगा, एक बार इस साइड से आएगा, एक बार इस साइड से भी आ जाएगा e की आयोटा π/4, और फिर दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए मैंने एक बार e की आयोटा π/3 निकाला, एक e की आयोटा π/3 निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को भी ऐसे सोल्व किया जा सकता था कि इधर से e की आयोटा π/4 निकाला, इस साइड से, इधर से भी e की आयोटा π/4 निकाल लिया, और फिर इसको और इसको दोनों को इक्वल कर दिया। यानी क्वेश्चन को ऐसे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता था, और जरूरी नहीं है ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार e की आयोटा π/4 निकाल लिया, ठीक है, और दूसरी बार e की माइनस आयोटा π/4 निकाल लिया, और फिर दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे भी कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसमें कहा कि लेट Z1 एंड Z2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब है इक्वेशन गिवन हमें Z² प्लस PZ प्लस Q इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो रूट्स कहे हमें, एक Z1 और एक Z2, ऐसे कहा कि ये दो इसके रूट है। अब आगे चलें, कहा कि PQ में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आगे कहा कि A एंड B रिप्रेजेंट Z1 एंड Z2 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कहा AOB एंगल अल्फा है और वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी ऐसे हो गया, देखो जैसे ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, AOB एंगल, ये वाला एंगल जो है ये अल्फा है। कहा OA और OB की लेंथ इक्वल है, कि OA इक्वल टू OB, लेंथ में इक्वल है दोनों। तो ये प्रूव करो P² प्लस 4Q² 4Q इक्वल टू cos² अल्फा बाई 2। अब देखो अगर Z1 Z2 इसके रूट है तो सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं हम। Z1 प्लस Z2 कितना हो गया, -P, Z1 इंटू Z2 कितना हो गया, ये हो गया Q।
अब इनके बीच अगर एंगल अल्फा है तो मैं अगर इसमें रोटेशन अप्लाई करूं तो देखो क्या लिखूंगा, जैसे मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये तो ये वाला Z1 है, ये वाला Z2, तो फाइनल तो हो गया OB फाइनल वेक्टर, ये हो गया OB, उसको मैंने OB मान लिया। इनिशियल को इनिशियल वेक्टर इसको बोल दिया OA, और डायरेक्शन मैंने इधर वाली ले रखी है ऐसे, तो पॉजिटिव ही होगा। देखो OB तो हो गया Z2 Z1, इनका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, और इधर क्या लिखेंगे E की आयोटा अल्फा, तो ये बनेगा। अब आप देखो कि जो हमें प्रूव करना है उसमें P Q और अल्फा ये चीज़ें हैं, और जो हमने अभी जो बनाया Z2/Z1 इक्वल टू E की आयोटा अल्फा, इसमें तो Z है, Z1 है, Z2 है, अल्फा है, E की पावर में। चलो E की पावर को अगर हम यूलर फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा लिख सकते हैं बस। लेकिन रिजल्ट किस में चाहिए, रिजल्ट चाहिए इसमें, ये देखिए P Q वगैरह, Z1 Z2 नहीं होने चाहिए, तो Z1 Z2 की जगह हमें लाना है PQ। अब वो इसी से ही आ सकता है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके अंदर Z1 प्लस Z2 और Z1 इंटू Z2 ये बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो मैंने इसमें दोनों में ये ऐड किया, Z2 प्लस में Z1 अपॉन में, सॉरी Z2 प्लस Z1 तो नहीं, इन दोनों में मैंने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया इधर इसमें, ये Z2 अपॉन Z1 प्लस 1, और इधर भी E की आयोटा अल्फा प्लस 1, तो इधर तो बन गया Z2 प्लस Z1 अपॉन में Z1, और इधर बन गया 1 प्लस E की आयोटा अल्फा, तो ये हो गया 1 प्लस कोस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा। अब देखो अगर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो 1 प्लस कोस अल्फा ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि अब हमें हाफ एंगल में जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा हाफ एंगल के फॉर्मूलों में, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें एंगल अल्फा बाई 2 है, देखो ध्यान से, इसलिए सेम साइन अल्फा, इसका ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग इसका हाफ एंगल में फॉर्मूला ये होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। तो देखो इधर मैं अगर लिखूं इस साइड में 1 प्लस कोस अल्फा, ये तो हो गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस में आयोटा 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। तो देखो 2 कोस अल्फा बाई 2 ये तो कॉमन ही आ गया, जो बचा उसको लिख दिया कोस अल्फा बाई 2 फिर प्लस में आयोटा साइन अल्फा बाई 2। और अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ E की पावर आयोटा अल्फा अपॉन 2 भी लिखा जा सकता है। इसको लिख दिया P अपॉन में Z1, इधर भी P अपॉन में Z1, इधर P अपॉन में Z1। अब देखो मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ दोनों साइडों में, स्क्वेयरिंग इन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रूव करना है उसको देखो, उसमें P स्क्वेयर, देखो जो प्रूव करना है उसमें ये रहा, ये P स्क्वेयर इक्वल टू 4Q, P का स्क्वेयर। तो P का स्क्वेयर कैसे मिलेगा, जब दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग करें। तो इधर तो हो गया P का स्क्वेयर, इधर हो गया Z1 का स्क्वेयर, इधर 4, इधर कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, E की आयोटा अल्फा बाई 2 का स्क्वायर E की आयोटा अल्फा। कैसे देखो E की आयोटा अल्फा बाई 2 इंटू E की आयोटा अल्फा बाई 2, स्क्वेयरिंग का मतलब उसी का उसी से मल्टीप्लाई, तो E की आयोटा अल्फा बाई 2 प्लस में आयोटा अल्फा बाई 2, ये बन जाएगा E की पावर आयोटा अल्फा। अब आप ध्यान से देखो E की आयोटा अल्फा, इसको बोला मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से E की आयोटा अल्फा की वैल्यू है Z2 अपॉन Z1। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से 4 फिर कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ हो गया Z2 अपॉन Z1, और इधर था P स्क्वायर अपॉन में Z1 का स्क्वायर, एक Z1 कैंसिल हो गया, तो P स्क्वायर इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इधर हो जाएगा Z1 इंटू Z2, तो P स्क्वायर इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, Z1 इंटू Z2, ये इसकी वैल्यू भी थी देखो स्टार्टिंग में Q थी, तो इधर हो गया Q, तो P स्क्वायर इक्वल टू 4Q
कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो गया है हमारा इसका रिजल्ट, जो हमें प्रूव करना था वही बन गया। देखो तो ये हमने कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस कर लिए जिससे रोटेशन थ्योरम को हम अप्लाई करना सीख जाएं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर डी मोवियर थ्योरम और nth रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।